हाय फ्रेंड्स, आज हम इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे शॉर्ट में सीएजी कहा जाता है। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको इसके बारे में काफी अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक हमारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या सीएजी। सबसे पहले इनके परिचय के बारे में देखते हैं। तो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक मतलब सीएजी देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली, जो हमारे केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर होते हैं, उनका सर्वोच्च निगरानीकर्ता होता है। आपसे याद रखेंगे, सर्वोच्च निगरानीकर्ता कौन है? हमारे सीएजी। और वो भी क्या है? हमारी देश की पूरी संपूर्ण वित्तीय प्रणाली का, चाहे वो हमारे केंद्र स्तर का हो चाहे हमारे राज्य स्तर का हो, तो हमारे सर्वोच्च निगरानीकर्ता कौन? हमारे सीएजी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसे भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कहा है कि भारतीय संविधान में यदि कोई महत्वपूर्ण अधिकारी है तो हमारे सबसे महत्वपूर्ण है सीएजी। बात करें इनके संवैधानिक प्रावधान की, तो हमारे भाग 5 अध्याय 5 में अनुच्छेद 148 से लेके 151 तक इनमें संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। सीएजी के संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 148 से 151 तक भाग 5 और अध्याय 5 में किए गए हैं। बात करें इसके उद्देश्य की, सीएजी के उद्देश्य की बात करें तो सार्वजनिक धन मतलब जो करदाताओं का पैसा है उसका उचित उपयोग, सरकार की जवाबदेही और वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करना। तो सीएजी के गठन का उद्देश्य क्या है? हमारे सार्वजनिक धन, जो हमारे करदाताओं का पैसे होता है, उनका उचित उपयोग करना, सरकार की जवाबदेही तय करना और वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य होता है। शुरुआत की बात करें मतलब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो 1857 में लॉर्ड कैनिंग के समय महालेखा परीक्षक का पद बना था। 1857 में लॉर्ड कैनिंग के समय, आप इसे याद रखें, लॉर्ड कैनिंग के समय महालेखा परीक्षक का पद बनाया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत 1921 में सीएजी का पद क्या है? औपचारिक रूप से सृजित हो चुका था। आपसे याद रखेंगे, 1921 में सीएजी का जो पद था औपचारिक रूप से सृजित कर दिया गया था। कब? भारत शासन अधिनियम के तहत। बात करें सीएजी का मुख्यालय की, तो सीएजी का मुख्यालय हमारे कहाँ पे? नई दिल्ली में। आपसे याद रखेंगे, सीएजी का मुख्यालय कहाँ है? हमारे नई दिल्ली में। अब हम देखेंगे सीएजी की नियुक्ति किस प्रकार होती है, शर्तें क्या है और स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं। ये हमारे अनुच्छेद 148 में बताया गया है। तो सीएजी की क्या है? सीएजी को कार्यपालिका के दबाव से मुक्त रखने के लिए, या सीएजी को कार्यपालिका के दबाव से मुक्त रखने के लिए संविधान में बहुत सारे कड़े उपाय या सुरक्षा उपाय किए गए हैं। बात करें कौन कौन से उपाय हैं उनकी। पहला उपाय आता है हमारे अनुच्छेद 148 एक में, जो उनकी नियुक्ति और पदमुक्ति के बारे में बताता है। तो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और वो भी कैसे? हस्ताक्षर और मुद्रा सहित, मतलब मोहर सहित अधिपत्र के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। मतलब साइन करके मोहर लगा के हमारे जो देते हैं, उसके बाद क्या हमारे सीएजी की नियुक्ति होती है। बात करें हटाने की प्रक्रिया की, तो हटाने की प्रक्रिया और आधार क्या है? हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है उसी के समान है। जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी प्रकार हमारे जो सीएजी है, तो सीएजी को हटाने की प्रक्रिया होती है। मतलब संसद के दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से, या संसद के दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर ही सीएजी को हटाया जा सकता है, इसके अलावा किसी भी प्रकार से नहीं। अब बात करें सीएजी की शपथ की, तो अनुच्छेद 148(2) के तहत, या एक अनुच्छेद 148(2) के तहत सीएजी की शपथ के बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रपति या फिर उनके द्वारा कोई नामित व्यक्ति, राष्ट्रपति या फिर उनके द्वारा कोई नामित व्यक्ति के सामने शपथ ली जाती है। मतलब शपथ का प्रारूप क्या होगा? जो तीसरी अनुसूची में है वही हमारे सीएजी के द्वारा शपथ ली जाती है। तो राष्ट्रपति लेगा या राष्ट्रपति के द्वारा कोई नामित व्यक्ति, तो उसके सामने सीएजी शपथ लेगा। बात करें अनुच्छेद 148(3) की, तो 148(3) के अंदर सीएजी के वेतन और भत्तों के बारे में बताया गया है। तो दूसरी अनुसूची के तहत भारत की संचित निधि पर भारित होती है। क्या? सीएजी का वेतन और भत्ते क्या होते हैं? दूसरी अनुसूची के तहत भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे भारित होते हैं। नियुक्ति की बात करते हैं, नियुक्ति के बाद इसमें कोई भी अलाभकारी परिवर्तन मतलब नुकसानदायक बदलाव नहीं किए जा सकते। एक बार नियुक्ति हो गई तो नियुक्ति होने के बाद क्या नुकसानदेह बदलाव नहीं किए जा सकते उनकी वेतन और भत्तों में। अनुच्छेद 148(4) की बात करें तो पुनर्नियुक्ति पर रोक लगाई गई है। सेवानिवृत्ति के बाद, मतलब एक बार उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है तो उसके बाद सीएजी क्या भारत सरकार या फिर किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी तरह के पद या नौकरी का पात्र नहीं रहता है। मतलब कोई भी पद संभाल नहीं सकता सीएजी, न तो भारत सरकार के तहत न ही किसी राज्य सरकार के तहत। अनुच्छेद 148(5) की बात करें, जो उसकी सेवा शर्तों के बारे में बताया गया है, तो सीएजी की प्रशासनिक शक्तियां और भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षा विभाग, तो आईएनडीडी के जो कर्मचारी है, इनकी सेवा शर्तें क्या राष्ट्रपति के द्वारा सीएजी के परामर्श से ही तय की जाती है। सेवा शर्तों की बात करें तो सीएजी की प्रशासनिक शक्तियां और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग, जो हमारा आईएनडीडी विभाग है, तो उस विभाग के जो कर्मचारी है उनकी सेवा शर्तें राष्ट्रपति के द्वारा सीएजी के परामर्श से ही तय की जाती है।
अब प्रशासनिक व्यय की बात करें, इसके बारे में अनुच्छेद 148(6) में बताया गया है। प्रशासनिक व्यय के बारे में अनुच्छेद 148(6) में बताया गया है। क्या बताया गया है कि सीएजी कार्यालय के सभी व्यय, चाहे हमारे वेतन हो, पेंशन हो, ये सब क्या संचित निधि पे भारित होते हैं। किस पे? संचित निधि पे भारित होते हैं। मतलब संसद में इन पे कोई भी मतदान नहीं होता, केवल चर्चा की जा सकती है, मतदान नहीं हो सकता उनके प्रशासनिक व्यय में। और ये हमारे अनुच्छेद 148(6) में इसके बारे में बताया गया है। अब सीएजी के बारे में कुछ खास बातों के बारे में बातचीत कर लेते हैं। कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो कार्यकाल के बारे में बताया गया है सीएजी के, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो सीएजी की कार्यकाल हुआ। ये ध्यान देने वाली बात है कि इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है कि सीएजी का कार्यकाल कितना होगा, इसका उल्लेख क्या संविधान में कहीं भी नहीं किया गया, बल्कि बाद में एक डीपीसी एक्ट आया था सीएजी का 1971 में, जिसमें हमारे कार्यकाल के बारे में बताया गया है। योग्यता की बात करें तो संविधान में विशिष्ट योग्यता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, सीएजी की क्या योग्यता होनी चाहिए। बस छोटी सी बात होती है कि वरिष्ठ जो आईएएस अधिकारी हैं उन्हें ही हम सीएजी के पद को संभालने के लिए सौंपते हैं। बात करें त्याग पत्र की, तो त्याग पत्र किसे दे सकते हैं? तो सीएजी अपना त्याग राष्ट्रपति को देता है। आप इसे याद रखेंगे कि सीएजी क्या है, त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। अब हम देखेंगे सीएजी की कर्तव्य क्या है, शक्तियां क्या है, उनके बारे में बात करें तो अनुच्छेद 149 में सीएजी की कर्तव्य और शक्तियों के बारे में बताया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 149 क्या है? संसद को ये अधिकार देता है। संविधान का अनुच्छेद 149 क्या है? संसद को ये अधिकार देता है कि वह क्या है, सीएजी के कर्तव्य का निर्धारण करे। सीएजी कौन कौन से काम करेंगे उनका निर्धारण करे कौन? संसद। और इसके लिए संसद ने सीएजी डीपीसी एक्ट मतलब ड्यूटीज पावर और कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1973 पारित किया था, जिसमें हमारे 1976 में एक बड़ा संशोधन भी किया गया था। तो शुरू में एक्ट तो हमारे 1971 में आया था, जिसमें 1976 में बदलाव किया गया था। बात करें कार्य शक्तियां उनकी बात करें तो इसके लिए एक्ट आया था कौन सा? सीएजी डीपीसी एक्ट। डी मतलब ड्यूटीज, पी मतलब पावर और सी का मतलब कंडीशंस ऑफ सर्विस। अब बात करेंगे हमारे ओवरऑल देखें तो सीएजी के कौन कौन से कार्य हैं और सीएजी की शक्तियों के बारे में देखें। पहला कार्य आता है हमारे संचित निधि का ऑडिट करना, मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का ऑडिट करना। तो केंद्र सभी राज्यों और विधानसभा वाले जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है कि केंद्र सरकार या फिर हमारे सभी राज्यों और जो हमारे विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश है, इनकी जो संचित निधि है, कंसोलिडेटेड फंड है, उनसे होने वाले सभी खर्चों का ऑडिट करना, उनसे होने वाले जितने भी खर्चे होते हैं उनका ऑडिट करने का काम कौन करता है? सीएजी करता है। फिर आकस्मिक और लोक लेखा की बात करें तो संघ और राज्य की आकस्मिक निधि, तो संघ और राज्य की आकस्मिक निधि मतलब कंटिजेंसी फंड और लोक लेखा इसका ऑडिट करना, तो हमारे आकस्मिक और लोक लेखा का ऑडिट भी करता है। फिर सरकारी जो कंपनियां होती हैं उनकी भी ऑडिट करने का काम हमारे सीएजी करता है। तो सभी सरकारी कंपनियां, पीएसयू और सरकार के द्वारा वित्त पोषित जो निगम है इनका ऑडिट करना। स्थानीय निकाय की बात करें तो राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल के निवेदन करने पे, क्या राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल के निवेदन करने पे जो हमारे स्थानीय निकाय होते हैं जैसे हमारे पंचायत, नगर पालिकाएं, इनका ऑडिट करने का काम भी हमारे सीएजी के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 279 की बात करें तो 279 क्या है? कर का शुद्ध आगम। ये 279 क्या कहता है? कर का शुद्ध आगम। तो ये प्रमाणित करता है कि कर या फिर शुल्क की शुद्ध आय कितनी है। सीएजी का ये प्रमाण पत्र अंतिम होता है। तो ध्यान रखना सीएजी कुछ मामलों में अंतिम प्रमाण पत्र देता है, जैसे हमारे अनुच्छेद 279 के तहत कर के शुद्ध आगम के बारे में बात करते हैं, तो वह केवल कौन करता है? अंतिम रूप से हमारे सीएजी ही प्रमाणित करता है कि कर या शुल्क की शुद्ध आय मतलब नेट प्रोसीड्स कितनी है। फिर पीएसी के मार्गदर्शक के रूप में सीएजी कार्य करता है, मतलब संसद की लोक लेखा समिति मतलब पब्लिक अकाउंट कमिटी पीएसी के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में काम करता है, मतलब फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड के रूप में हमारे सीएजी काम करता है। किसके? पीएसी मतलब पब्लिक अकाउंट कमेटी के हमारे मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। अब सीएजी के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं, क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमारे 1976 में जिसमें संशोधन किया था डीपीसी एक्ट में, उसकी बात करें तो 1976 से पहले सीएजी क्या है? केंद्र सरकार के लिए अकाउंटिंग मतलब लेखांकन और खाते बनाना और ऑडिटिंग मतलब लेखा परीक्षा दोनों काम करता था। सीएजी दोनों काम करता था केंद्र सरकार के लिए, अकाउंटिंग मतलब लेखांकन और खाते बनाना और ऑडिटिंग मतलब लेखा परीक्षा करना, दोनों काम करता था। सीएजी ने बात करें 1976 में सीएजी को केंद्र के लेखांकन के कार्य से मुक्त कर दिया गया। या 1976 में सीएजी को क्या है? केंद्र के जो लेखांकन मतलब ऑडिट अकाउंटिंग के से मुक्त कर दिया गया है। वर्तमान में केंद्र के खाते किसके द्वारा बनाए जाते हैं? हमारे वित्त मंत्रालय मतलब सीजीए के द्वारा बनाए जाते हैं, और सीएजी केवल उनका ऑडिट करता है, बनाता नहीं। लेकिन राज्य सरकारों के लिए सीएजी आज भी लेखांकन और लेखा परीक्षा दोनों कार्य करता है। आप इसे याद रखेंगे, राज्य सरकारों के लिए सीएजी आज भी लेखांकन के कार्य मतलब अकाउंटिंग और ऑडिटिंग मतलब लेखा परीक्षा और लेखांकन दोनों कार्य करता है।
बात करें गुप्त सेवाओं, सैन्य जो सेवाएं होते हैं इनका ऑडिट सीएजी नहीं करता है। जो हमारी सीक्रेट सर्विसेज होती है, गुप्त सैन्य सेवाएं, उनका ऑडिट का सीएजी नहीं करता, आप इसे याद रखेंगे। अब देखेंगे लेखाओं का क्या प्रारूप होगा, इसके बारे में अनुच्छेद 150 में बताया गया है लेखाओं के प्रारूप के बारे में। तो भारत के राष्ट्रपति ये तय करते हैं कि केंद्र राज्यों के खाते, कि कौन तय करता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या तय करता है कि केंद्र राज्यों के खाते मतलब अकाउंट्स किस प्रारूप में, किस फॉर्मेट में रखे जाएंगे, ये कौन तय करता है, राष्ट्रपति तय करता है। और राष्ट्रपति ये निर्णय किस प्रकार करेगा, तो राष्ट्रपति ये निर्णय सीएजी की सलाह मतलब एडवाइस पे करते हैं। 44 संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो परामर्श शब्द है इसको सलाह में बदल दिया गया है। मतलब सीएजी की सलाह पर करते हैं, पहले ये परामर्श शब्द था, यहाँ पे परामर्श लेंगे, लेकिन अब क्या सलाह लेंगे। अब सीएजी के ऑडिट रिपोर्ट प्रतिवेदन की बात करें, जिसके बारे में अनुच्छेद 151 में बताया गया है। सीएजी के ऑडिट रिपोर्ट और प्रतिवेदन की बात करें तो सीएजी क्या है, अपनी ऑडिट पूरी करने के बाद रिपोर्ट सौंपता है। जब सीएजी अपनी ऑडिट पूरी कर लेता है उसके बाद क्या सीएजी अपनी रिपोर्ट सौंप देता है। अनुच्छेद 151 एक की बात करें तो केंद्र की रिपोर्ट, और 151 दो की बात करें तो राज्य की रिपोर्ट के बारे में बताया गया है। तो केंद्र की रिपोर्ट के बारे में क्या बताया, तो सीएजी केंद्र सरकार की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। केंद्र सरकार की जो रिपोर्ट होती है वो किससे सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है। और राष्ट्रपति इसे क्या है, संसद के दोनों पटलों पे रखवाता है। इसे बाद में क्या संसद की जो पीएसी कमेटी है इसकी जांच करती है, जो रिपोर्ट रखी जाती है उसकी जांच कौन करती है, पीएसी करती है। बात करें राज्य की रिपोर्ट की तो सीएजी राज्य सरकार की रिपोर्ट है, संबंधित राज्य की जो राज्यपाल है उसको सौंपता है, जो इसे क्या विधानमंडल के सामने रखवाता है। जो किसे कहाँ रखवाता है, विधानमंडल के सामने रखवाता है, कौन, हमारे राज्यपाल। तो रिपोर्ट के बारे में देखा 151 के अंतर्गत। बात करें रिपोर्ट की तो रिपोर्ट तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, मुख्यतः तीन प्रकार की रिपोर्ट होती है। एक होती है हमारी कौन सी रिपोर्ट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स मतलब विनियोग लेखा परीक्षा। तो संसद के द्वारा दिए गए पैसे जो बजट है उसकी तुलना में वास्तविक खर्चा हुआ है उसके बारे में जांच की जाती है, तो रिपोर्ट आती है उसकी क्या कहते हैं, विनियोग लेखा रिपोर्ट मतलब एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दूसरी आती है हमारी रिपोर्ट कौन सी, वित्त लेखा रिपोर्ट मतलब फाइनेंस अकाउंट। तो सरकार की कुल प्राप्तियां और व्यय, जैसे सरकार की कुल प्राप्तियां और व्यय मतलब समग्र जो वित्तीय स्थिति है इसका लेखा जोखा रखा जाता है किसके जरिए, वित्त लेखा परीक्षा, वित्त लेखा रिपोर्ट मतलब फाइनेंस अकाउंट के जरिए। तीसरा आता है हमारे पीएसयू मतलब पब्लिक अंडरटेकिंग की बात करें तो सार्वजनिक उपक्रम रिपोर्ट। तो सार्वजनिक सरकारी कंपनियां जैसे हमारे बीएसएनएल, एलआईसी, इनकी क्या वित्तीय स्थिति की रिपोर्ट आती है, तो वो हमारी कौन सी रिपोर्ट होती है, सार्वजनिक उपक्रम रिपोर्ट। तो हमारी रिपोर्ट की बात करें तो सीएजी के द्वारा तीन प्रकार की रिपोर्टें प्रस्तुत की जाती है। एक तो हमारी कौन सी, विनियोग लेखा रिपोर्ट, दूसरा वित्त लेखा रिपोर्ट और तीसरा सार्वजनिक उपक्रम रिपोर्ट। अब हम बात करें सीएजी के बारे में कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में, मतलब कुछ व्यक्तित्व और तथ्यों के बारे में देखें। तो पहले सीएजी की बात करें जो ब्रिटिश काल में थे उनका नाम तो हमारा एडवर्ड ड्रमंड, आप इसे याद रखेंगे। पहले सीएजी जो कहाँ कब थे हमारे ब्रिटिश काल में, वो कौन थे हमारे, एडवर्ड ड्रमंड। अंतिम महालेखा परीक्षक की बात करें तो वो कौन थे हमारे ब्रिटिश काल के वी नरहरि राव, या वी नरहरि राव ब्रिटिश काल के अंतिम महालेखा परीक्षक थे। और स्वतंत्र भारत के पहले सीएजी की बात करें वो भी हमारे कौन है, वी नरहरि राव थे, जो 1948 से 1954 तक रहे थे। वर्तमान की बात करें वर्तमान सीएजी हमारे 15वें सीएजी के संजय मूर्ति, आप इसे याद रखेंगे, के संजय मूर्ति हमारे वर्तमान सीएजी है। खास बात की बात करें तो भारत में अब तक कोई भी महिला सीएजी के पद पे नियुक्त नहीं हुई है, आपसे याद रखेंगे महिला के पद की। तो सीएजी के पद पे आज तक कोई भी महिला नियुक्त नहीं हुई है। अब हम बात करेंगे, एक पद होता है, पद का नाम है हमारा महालेखा नियंत्रक, जिसे सीजीए कहते हैं। क्या सीजीए कहते हैं, क्या है, महालेखा नियंत्रक मतलब कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, इसकी बात करें तो सीजीए क्या होता है, भारत सरकार का प्रधान लेखा सलाहकार होता है। सीजी क्या होता है हमारे, भारत सरकार का प्रधान लेखा सलाहकार होता है, मतलब प्रिंसिपल अकाउंट एडवाइजर होता है। ये कोई स्वतंत्र संवैधानिक संस्था नहीं है बल्कि ये सरकार का ही एक हिस्सा होती है। ये क्या होती है, कोई संवैधानिक संस्था नहीं, मतलब संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि क्या है, सरकार का एक हिस्सा है। मंत्रालय की बात करें, किस मंत्रालय के अंदर काम करता है, तो वित्त मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के व्यय विभाग के अधीन काम करता है। किसके, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के व्यय विभाग मतलब एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है। स्थापना की बात करें जो हमारे डीपीसी एक्ट में 1976 में परिवर्तन किया गया था, 1976 में तब इसकी स्थापना की गई थी। इससे पहले केंद्र सरकार के खाते बनाने और ऑडिट करने का काम कौन करता था, सिर्फ सीएजी करता था। बात करें इसके अधिकारी संवर्ग की तो इसके अधिकारी आईसीएएस मतलब इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस से चुने जाते हैं। इसके अधिकारी क्या किसके जरिए चुने जाते हैं, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस के जरिए चुने जाते हैं। बात करें इनके मुख्य कार्यों की तो पूरे केंद्र सरकार के जो खाते होते हैं, तो पूरे केंद्र सरकार के खातों का निर्माण करना, उनको संकलन करना, उनका रखरखाव करने का काम कौन करता है, सीजीए।
आप इसे याद रखेंगे। अब केंद्र सरकार की जो विनियोग लेखा होती है, हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट और वित्त लेखा होती है फाइनेंस अकाउंट, इसकी रिपोर्ट तैयार करके किसको देते हैं? ये सीएजी को देते हैं। तो आप इसे याद रखें, किसको दी जाती है? सीओजी को दी जाती है। कौन सी रिपोर्ट? हमारे विनियोग लेखा मतलब एप्रोप्रिएशन अकाउंट और वित्त लेखा मतलब फाइनेंस अकाउंट, दोनों की रिपोर्ट तैयार करके किसको दी जाती है? सीएजी को दी जाती है। प्रमुख पदाधिकारी की बात करें तो पहला सीजीए कौन था? हमारे सी एस स्वामीनाथन। या पहला सीजीए कौन था? हमारे सी एस स्वामीनाथन। और वर्तमान सीजीए की बात करें तो ये कौन है? एस एस दुबे। आप इसे याद रखेंगे, वर्तमान सीजीए कौन है? तो 28वें सीजीए है हमारे कौन? एस एस दुबे। अब बात करेंगे हमारे सीजीडीए। सीजीडीए की बात करें, रक्षा लेखा महानियंत्रक। ये हमारे विशेष रूप से रक्षा मंत्रालय का हिसाब किताब देखने वाली संस्था होती है। ये क्या होती है? हमारी रक्षा मंत्रालय का जो हिसाब किताब है वो देखने वाली संस्था होती है, जिसका मंत्रालय कौन है? रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होती है। बात करें इसके अधिकारी की तो आईडीएएस मतलब इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस के जरिए इसमें हमारे अधिकारी आते हैं। मुख्य कार्यों की बात करें तो सेना मतलब तीनों सेनाएं, थल, वायु व नौसेना, इनका वेतन, बजट, पेंशन, इनका भुगतान, रक्षा क्षेत्र का ऑडिट प्रमाण पत्र तैयार करना, तो ये सब हमारे इसके कार्य होते हैं। किसके? सीजीडीए के। बात करें हमारे उनके पेंशन की तो हमारे जो रक्षा मंत्रालय के अंदर जो भी सेनाएं होती है, थल, वायु और नौसेना, इनकी जो पेंशन है ये किसके माध्यम से बांटी जाती है? स्पर्श पोर्टल के माध्यम से बांटी जाती है। SPARSH, स्पर्श पोर्टल के माध्यम से उनको पेंशन दी जाती है। और ये अपना सारा डेटा क्या सीजीओ को भेजता है, ताकि देश का समेकित बजट बना सके। जब देश का क्या समेकित बजट बन सके, इसलिए अपना सारा डेटा किसको भेजता है? सीजीए को भेजता है। सीजीए भी सीएजी को देता है। तो इस तरह हमने देखा रक्षा लेखा महानियंत्रक। अब सीएजी और सीजीए में क्या अंतर है? बात करें दोनों की यदि तुलना करके देखें तो सीजीए और सीएजी में क्या अंतर है उसकी बात करें तो सीएजी और सीजीए को दोनों आप कॉलम में रख लेते हैं। प्रकृति की बात करें तो सीएजी क्या होता है? एक संवैधानिक स्वतंत्र निकाय होती है, जिसका हमारे अनुच्छेद 148 से 151 में उल्लेख किया गया है। सीजीए की बात करते हैं, हमारे कार्यपालक या फिर प्रशासनिक संस्था है, ये कोई संवैधानिक संस्था नहीं है। भूमिका की बात करते हैं, सीएजी क्या होता है? सरकार का लेखा परीक्षक मतलब ऑडिटर होता है, जो क्या होता है? चेक करने वाला संस्थान है। सीजीए की बात करें तो सरकार का लेखाकार मतलब अकाउंटेंट मतलब हिसाब रखने वाला होता है। अधीनस्था की बात करें तो ये किसी मंत्रालय के अधीन नहीं होते हैं। सीजीए क्या किसी भी मंत्रालय के अधीन नहीं होता, सीधे ये राष्ट्रपति को रिपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं? सीधे राष्ट्रपति को रिपोर्ट करते हैं। सीजीए की बात करें तो हमारे वित्त मंत्रालय मतलब व्यय विभाग के अधीन काम करते हैं। ये किसके? वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अधीन काम करते हैं। कार्य क्षेत्र की बात करें तो केंद्र और सभी राज्यों के लेखाओं का लेखा परीक्षण कौन करता है? हमारे सीएजी के द्वारा किया जाता है। तो सीएजी क्या करता है? हमारे केंद्र और सभी राज्यों की लेखा मतलब दोनों का ही लेखा परीक्षण करता है। सीजीए की बात करते हैं केवल केंद्र सरकार जो हमारा सिविल मंत्रालय है उन्हीं का लेखांकन करने का काम करता है। अब हम बात करेंगे ये दोनों हमने सीएजी और सीजीए में अंतर देख लिया। अब हम देखेंगे सीएजी की स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी कि सीएजी स्वतंत्र रूप से काम करता है, इसकी गारंटी कौन देता है? संविधान देता है। बात करें उस गारंटी के बारे में तो संविधान ने सुनिश्चित किया है कि सीएजी बिना किसी राजनीतिक दबाव से काम कर सके। कैसे? सबसे पहले पदमुक्ति के बारे में देखें तो इन्हें राष्ट्रपति के अपनी मर्जी मतलब प्रयास प्रसाद पर्यंत से हटा नहीं सकते हैं। जैसे कई पद होते हैं, जैसे हमारा राज्यपाल का पद होता है संवैधानिक होता है, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो कार्य करते हैं। लेकिन सीएजी ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से या फिर प्रसाद पर्यंत इन्हें हटा नहीं सकते। इन्हें केवल सुप्रीम कोर्ट के जज के समान ही जटिल प्रक्रिया के आधार पर ही हटाया जा सकता है, इसके अलावा नहीं। वित्तीय स्वतंत्रता की बात करें तो सीएजी कार्यालय के सभी वेतन और भत्ते क्या भारत की संचित निधि पे भारित होते हैं। इन पर संसद में किसी प्रकार का मतदान नहीं होता। चर्चा हो सकती है लेकिन मतदान नहीं होता। संसद में जवाबदेही की बात करें कोई भी मंत्री संसद में सीएजी का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है और न ही इसके लिए क्या किए गए कार्यों की जिम्मेदारी ले सकता है। क्या जो सीएजी के द्वारा किए गए कार्य होते हैं उनकी जिम्मेदारी ले सकता है। सीएजी एक पूर्ण क्या स्वतंत्र प्राधिकारी होता है, मतलब हर मामले में सीएजी खुद ही आएगा, उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। तो पुनर्नियुक्ति पर रोक लगाई गई है, मतलब कार्यकाल के बाद में केंद्र या फिर राज्य सरकार में किसी भी प्रकार का पद उन्हें नहीं दिया जाएगा, ताकि नौकरी के लालच में सरकार का पक्ष ना ले ले वो। इसीलिए क्या हमें पुनर्नियुक्ति पर रोक लगाई गई है। अब बात करेंगे सीएजी की भूमिका और आलोचना की। बात करें सीएजी की भूमिका, सबसे पहले सकारात्मक भूमिका देखते हैं। सीएजी को हमारे वित्तीय प्रहरी माना जाता है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सीएजी को पैसे का संरक्षक मतलब गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स कहा गया है। क्या गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स मतलब पैसों का संरक्षक कहा किसे? सीएजी को। और किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। बात करें पीएसी के मित्र की तो संसद की लोक लेखा समिति जो हमारा पब्लिक अकाउंट कमेटी है, इसके ऑडिट रिपोर्ट समझने में मदद करता है। इसलिए पीएसी का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहलाता कौन?
हमारी सीएजी। तो भ्रष्टाचार को उजागर करना, जैसे हमारा 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ और कोयला घोटाले को उजागर करने में सीएजी की रिपोर्ट ने बहुत ही ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी किसने, सीएजी की रिपोर्टों में। बात करें सीएजी की आलोचना भी की जाती है, कैसे, तो नाम मात्र का नियंत्रक होता है, कंट्रोलर तो है लेकिन नाम मात्र का है। ब्रिटेन में बिना कंट्रोलर की पूर्व अनुमति के खजाने से पैसा नहीं निकाला जा सकता, लेकिन सीएजी के साथ ऐसा नहीं है। देखिए भारत में पैसा खर्च होने के बाद सीएजी ऑडिट करता है, जबकि हमारे ब्रिटेन में तो पहले अनुमति ली जाती है किससे, कंट्रोलर से। इसलिए उसका नाम था पोस्टमार्टम ऑडिट कहा जाता है, मतलब एक बार पैसा खर्च हो गया उसके बाद उसकी जांच की जाती है, तो गलत हो गया तो हो गया। फिर व्यवहारिक अनुभव की कमी की बात करें तो सीएजी अधिकारी अक्सर के अकाउंट और ऑडिट सर्विस आई से आते हैं, जिनके पास धरातल पर योजना लागू करने का व्यवहारिक प्रशासनिक अनुभव कम होता है। क्या ये हमारे किससे आते हैं, अकाउंट्स पे या फिर ऑडिट सर्विस सेवा से आते हैं, आई से आते हैं, जिनके पास क्या होता है, धरातल पे योजनाएं लागू करने का व्यवहारिक प्रशासनिक अनुभव कम होता है। फिर न्यायिक सीमाओं की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने अरुण गोविल केस में साफ साफ बता दिया था कि केवल सीएजी रिपोर्ट किसी सजा का सीधा कानूनी आधार नहीं बन सकता, कि मतलब सीएजी रिपोर्ट के आधार पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती, इसकी जांच की जाएगी। अब परीक्षा में आने वाले कुछ तथ्यों के बारे में बात करते हैं इनसे संबंधित। एक के चंदा विवाद की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(4) के तहत सीएजी सेवानिवृत्ति के बाद सरकार के अधीन पद नहीं ले सकता, या सरकार के अधीन पद नहीं ले सकता, लेकिन दूसरे सीएजी एक के चंदा को तीसरे वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। सरकार ने यह तर्क दिया था कि वित्त आयोग क्या कोई सरकारी नौकरी नहीं है, बल्कि वो क्या है, एक संवैधानिक पद है, तो ये एक विवाद था। फिर निगमों मतलब कॉर्पोरेशन के ऑडिट के लिए चार्टर अकाउंटेंट की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, क्या, चार्टर अकाउंटेंट मतलब सीए की नियुक्ति कौन करती है, केंद्र सरकार करती है। लेकिन ऐसा सीएजी की सलाह पर ही किया जाता है, सीएजी सलाह देता है उसे ही हमारा चार्टर अकाउंटेंट तय किया जाता है, किसमें, हमारे कॉर्पोरेशन या निगमों में। भारत में अब तक कोई भी महिला सीएजी नियुक्त नहीं हुई है। सीएजी की छुट्टी मंजूर करने की शक्ति केवल और केवल किसके पास है, हमारे राष्ट्रपति के पास है। छुट्टी के लिए हमारे राष्ट्रपति के पास जाना पड़ता है सीएजी को। सीएजी संसद के प्रति सीधे जवाबदेही नहीं है, क्या, सीएजी संसद के प्रति सीधे जवाबदेही है, अंतिम कार्रवाई की जिम्मेदारी संसद की होती है। क्या, सीधे रूप से संसद के प्रति जिम्मेदार जवाबदेही नहीं है, और अंतिम कार्रवाई मतलब एक्शन की जिम्मेदारी किसकी होती है, फिर भी संसद की होती है। तो ये हमने सीएजी के बारे में काफी जानकारी ले ली। अब देख लेते हैं भारत के कौन कौन से सीएजी रह चुके हैं, उनके बारे में देखें 1948 से लेके अब तक। पहले हमारे नरहरि राव, दूसरे ए के चंद्रा, तीसरे ए के राय, चौथे एस रंगनाथन, चौथे ए बख्शी, पांचवा पांचवा ए बख्शी, छठे हमारे ज्ञान प्रकाश, सातवें हमारे टी एन चतुर्वेदी, आठवें हमारे सीजी सोमैया, नौवा बी के शंगलू, बी 10वें हमारे बी एन पॉल, 11वें विनोद राय, 12वें शशिकांत शर्मा, 13वें राजीव महेशी, 14वें हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू, और 15वें मतलब वर्तमान के संजय मूर्ति, जो नवंबर 2024 से वर्तमान में भी हमारे सीएजी है। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने भारत की एक संवैधानिक संस्था सीएजी के बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।